हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि जो मैं आपको जानकारी आज देने जा रहा हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कैसे भी एग्ज़ाम हो, इन सब एग्ज़ामों में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमेशा आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो, 9th से लेकर 12th का हो, या फिर स्टोरी आपको लिखनी हो और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना हो, या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, इस सब में ये पूछा जाता है। इसलिए अगर वीडियो को ज़रा भी स्किप या मिस करेंगे तो जानकारी आपको क्लियर रूप से मिल नहीं पाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। टॉपिक ये है जो आपका ट्रांसलेट ऑफ पैसिव वॉइस हिंदी इंटू इंग्लिश। ट्रांसलेट जो होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, लेकिन पैसिव वॉइस के। और ये जो इंग्लिश से हिंदी का पैसिव होता है वो थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश को हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और उसके साथ ही ये भी जानकारी हमको हो जाएगी कि किस तरीके से जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमको पैसिव वॉइस के सेंटेंस दिए होते हैं और उनमें कुछ मिस होती है, तो वो कौन सी चीज़ मिस होती है, हम कब किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हमको यहाँ मिल पाएगी, चाहे किसी प्रकार का भी वॉइस हो। केवल 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ये जानकारी पूरी दी जाएगी। तो वीडियो को देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेट ऑफ पैसिव वॉइस हिंदी इंटू इंग्लिश। आपको कुछ सेंटेंस हिंदी के दिए हैं, इनको इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा, लेकिन ये पैसिव वॉइस के हैं तो इन्हीं पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट किया जाएगा। और किस पैसिव वॉइस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा और कहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, अक्सर ये होता है कि हम लोग एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं कि ये सेंटेंस जो दिया एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा आएगा, कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, प्रीपोजिशन क्या आएगी। तो ये जानकारी आपको यहाँ पूरी हो जाएगी। इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना रोक टोक के। पहला सेंटेंस दिया है, उसे यहाँ कल बुलाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया जाएगा, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो जब कार्य किसी के द्वारा किया जाएगा तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो इसको हम पैसिव वॉइस के रूल से बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस को बनाना। उसे यहाँ कल बुलाया जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है उसे, ही या शी, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, ही या शी में से, आप दोनों में से किसी का प्रयोग कर रहे हैं, जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो ही या शी। इसके बाद में बुलाया जाएगा, जाएगा यह आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग और विल या शैल का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में उनके साथ में बी का प्रयोग करते हैं, विल या शैल प्लस बी। तो ही या शी के साथ में आता है विल, तो ही या शी विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, कॉल्ड। यहां हेयर, तो ही या शी विल बी कॉल्ड हेयर, कब बुलाया जाएगा, कल, तो टुमारो। तो ही या शी विल बी कॉल्ड हेयर टुमारो, उसे यहां कल बुलाया जाएगा। तो इस तरह से हो गया पैसिव वॉइस। यहाँ पे क्या है, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण बिक गया है। अब देखिए बिक गया है और बिक गया में अंतर है। बिक गया का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का रूल यहाँ पर हम लगाएंगे। जैसे कह रहा है इस पुस्तक का प्रथम संस्करण बिक गया, मतलब सोल्ड हो चुका है पहले ही, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो रूल में हेल्पिंग वर्ब में वाज या वेर के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस पुस्तक का प्रथम संस्करण बिक गया, तो पहले क्या बिक गया है, प्रथम संस्करण, तो यहां से बनाएंगे द फर्स्ट एडिशन। इसके बाद में इस पुस्तक का, ऑफ दिस बुक, बिक गया है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वेर का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज आएगा। तो द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक वाज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सोल्ड, ऐसे कर सकते हैं, या चाहें तो द फर्स्ट एडिशन वाज सोल्ड ऑफ दिस बुक, वो भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है आपका। तुम्हारी अपील खारिज कर दी गई है। अब देखिए गई है प्रेजेंट परफेक्ट है, हम प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन पैसिव वॉइस का। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आता है आपका हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ में बीन का यूज करेंगे हम। तो तुम्हारी अपील खारिज कर दी गई है, तो योर अपील
इसके बाद में खारिज कर दी गई है, तो योर अपील पहले, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे हम। अब कर दी गई है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का रूल, तो योर अपील सिंगुलर है, हैज बीन, खारिज करना मतलब रिजेक्ट, तो योर अपील हैज बीन रिजेक्टेड। इस तरह से आप इनको ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है नौकर को बाजार भेजा जा चुका है। अब देखिए ये भी इसमें क्या है, चुका है, तो चुका है का मतलब क्या है कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। तो नौकर को बाजार भेजा जा चुका है, तो सबसे पहले तो द सर्वेंट आएगा सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहलाता है द सर्वेंट। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, चुका है तो हैज बीन सिंगुलर है, द सर्वेंट हैज बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेंट, और कहाँ भेजा जा चुका है, बाजार। द सर्वेंट हैज बीन सेंट टू द मार्केट। इसी तरह से आपको फिफ्थ सेंटेंस दिया है, तुम्हारे कार के विषय में कोई शिकायत नहीं की जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, जाएगी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में विल या शैल के साथ में बी का यूज करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो पहले कोई शिकायत नहीं की जाएगी, ये बनाएंगे हम, तो नो कंप्लेंट की जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब, तो नो कंप्लेंट विल बी, शिकायत करने के लिए मेड, तो नो कंप्लेंट विल बी मेड तुम्हारे कार्य के विषय में, अबाउट योर वर्क, तो नो कंप्लेंट विल बी मेड अबाउट योर वर्क, तुम्हारे विषय के बारे में कोई शिकायत नहीं की जाएगी। फिर अच्छे लड़कों को पुरस्कार दिया जाता है, जाता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब एक्टिव वॉइस होता है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज अफर्मेटिव में नहीं करते हैं, लेकिन जब पैसिव वॉइस होगा तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अच्छे लड़कों को पुरस्कार दिया जाता है, तो पहले बनाते हैं पुरस्कार दिया जाता है, द प्राइज द प्राइज इज गिवन, अच्छे लड़कों को, टू द गुड बॉयज, तो इस तरह से इसका पैसिव होगा। इसके बाद मुझे तुम्हारे पिता को सूचना देने का आदेश दिया गया, तो पहले मुझे आदेश दिया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर या प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मुझे आदेश दिया गया, तो आई वाज इंस्ट्रक्टेड या ऑर्डर्ड, तो आई वॉज ऑर्डर्ड, मुझे आदेश दिया गया। तुम्हारे पिता को सूचना देने का, टू गिव इंफॉर्मेशन या टू इन्फॉर्म योर फादर, तो आई वॉज ऑर्डर्ड टू इन्फॉर्म योर फादर, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का ट्रांसलेट। लास्ट सेंटेंस दिया है, यह कार्य समय से पहले समाप्त किया जा सकता था। अब सकता था मतलब मॉडल्स का यूज किया गया है, सकता था मतलब कुड, और कुड के साथ में जितने भी मॉडल होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, मस्ट, माइट, ऑट, इनके साथ में पैसिव बनाएंगे तो बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यह कार्य समाप्त करने से पहले, यह कार्य समय से पहले समाप्त किया जा सकता था, तो पहले यह कार्य समाप्त किया जा सकता था, तो दिस वर्क कुड बी फिनिश्ड, समय से पहले, बिफोर टाइम, तो दिस वर्क कुड बी फिनिश बिफोर टाइम, दिस वर्क या कार्य कुड बी फिनिश समाप्त किया जा सकता था समय से पहले, बिफोर टाइम, तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बस क्या करना है, हमको लॉजिक से पढ़ना है, बस ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस जो होते हैं उनमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, उनकी जानकारी थोड़ी सी लेनी है हमको। बाकी आपको ट्रांसलेट की तरह है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं,
और इनमें स्टूडेंट गलती कर देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई अलग चीज़ या कोई खास चीज़ नहीं पूछी जाती है, इंग्लिश वगैरह में यही सब पूछा जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, बेसिक नॉलेज की हमें कमी होती है या बेसिक नॉलेज हम भूल चुके होते हैं, इसलिए उन सेंटेंसेस को हम गलत कर देते हैं। तो मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और इस तरह की बेसिक नॉलेज को लेते रहिए, ताकि अगर आप छोटे हैं या कम उम्र के हैं तो आपको आगे चल करके अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, मेरी इतनी है या हमसे ज़्यादा है, आप 40+ के हैं, तब भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि इस इंग्लिश या पढ़ाई की वो सीखने, चाहे कोई भी उम्र हो, उसको सीखने का कोई भी व्यर्थ नहीं जाता है, कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम इंग्लिश स्पीकिंग भी अपनी अच्छी कर सकते हैं, उससे हमको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आगे की वीडियो में मैं आपको नई जानकारी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।